मेरा नाम निवेदिता है। पिताजी को पैरालाइज अटैक हुआ तो चाचा से पैसे मांगने के लिए चली गई। चाचा जी तीर्थ यात्रा से वापस आए थे और अपना नया बंगला बनवा रहे थे, मगर मुझे देखकर उन्होंने मुंह बना लिया और कहने लगे कि बेटी, हमारे घर तो खाने को आटा तक नहीं है, मैं तुम्हारे पिता का इलाज कैसे करवाऊंगा। मैं वहां से रोते हुए वापस आ गई थी। पिताजी का इलाज न होने की वजह से पिताजी की मौत हो गई। मैंने तड़प कर ऊपर वाले से इंसाफ की भीख मांगी थी। चाचा जी का बंगला तैयार हुआ तो चाचा जी ने सबको अपने घर पर इनवाइट किया था। मैं भी वहां चली गई थी, लेकिन बंगले में कदम रखते ही मेरा कलेजा मुंह को आ गया था, क्योंकि वहां पर तो चाचा जी ने मेरा जन्म मेरे पिता की शादी के कई साल के बाद हुआ था। मेरे पिताजी अपने 3 बहन भाइयों में सबसे बड़े थे। मेरे पिताजी से छोटे मेरे चाचा और उनसे छोटी एक बुआ जी थी। घर की सारी जिम्मेदारी मेरे पिताजी पर ही थी। चाचा जी तो कोई काम नहीं करते थे, वो सख्त स्वभाव के थे और घर में चौधरी बनकर रहते थे। मेरे चाचा जी अगर किसी बात पर गुस्सा करते तो मेरे पिताजी उनके सामने खामोश खड़े रहते थे। किसी ने कभी नहीं पूछा था कि जो इंसान दिन रात मेहनत कर रहा है वो इतना खामोश क्यों है। चाचा जी छोटे होकर भी पिताजी को हुक्म दिया करते थे कि कल बाजार से बच्चों के लिए कपड़े लेकर आने हैं और स्कूल की फीस भी देनी है। चाचा जी हर हफ्ते फरमाइशों की एक लंबी लिस्ट मेरे पिताजी को थमा दिया करते थे। और मेरे पिताजी इनकार नहीं कर पाते थे। बुआ जी का अंदाज थोड़ा अलग था। वो रोज नहीं तो हर दूसरे तीसरे दिन हमारे घर जरूर आती थी, अपने बच्चों को लेकर रोते हुए, कभी गुस्से में कभी हंसते हुए, और कहती थी कि भैया, मेरे पति ने मुझ पर हाथ उठाया है, बच्चों को 2 दिन से कुछ खाने पीने को नहीं मिला। पिताजी की आंखों में हमदर्दी आ जाती थी। वो उन पर तरस किया करते थे और जो कुछ होता था वो उनके हाथ में थमा दिया करते थे। मैं ये सब देखती रहती थी, लेकिन कुछ नहीं कहती थी। पहले तो उन्होंने रोकने की काफ़ी कोशिश की थी, फिर जब वो चुप हो गई तो मैं बचपन से देखती आ रही थी कि मेरे पिताजी अपने बहन भाइयों की खातिर सब कुछ कुर्बान करते रहे थे। ना उन्होंने कोई नखरा दिखाया था, न कभी किसी से ऊंची आवाज में बात की थी। वो सब का बोझ अपने कंधों पर उठाते चले आ रहे थे। मेरी बुआ जी जब हमारे घर आई थीं तो माँ के काम में कमियां निकाला करती थी। कहती थी कि तुमने खाना कैसा बनाया है, तुम्हें कुछ आता भी है या नहीं, मेरे भैया को तुमने कभी चाय भी ठीक से बनाकर नहीं दी होगी। मेरी माँ खामोशी से उनकी बातें बर्दाश्त करती रहती थी। मैं छोटी थी, कुछ समझ नहीं पाती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन वक्त के साथ यह सवाल मेरे अंदर जम गया था। हमारे घर में मेरी माँ अक्सर खामोश रहती थी, दिन भर खामोशी, और रात को कुछ अजीब सी हरकतें करती थी। कभी पानी में हाथ रखकर बैठ जाती थी तो कभी खामोशी से छत को देखती रहती थी, और मेरे पिताजी वह बस सब कुछ देखते रहते थे। कोई सवाल नहीं करते थे, कोई शिकायत नहीं करते थे। एक दिन माँ ने पिताजी से चीख कर कहा कि तुम किसी से कुछ कहते क्यों नहीं हो, ये सब तुम्हारी आंखों के सामने होता रहता है। पिताजी ने उनसे बस एक शब्द कहा कि मेरे अपने हैं, मैं इन्हें कोई तकलीफ नहीं दे सकता, भला मैं इन्हें तकलीफ में कैसे छोड़ दूं। मुझे अपने पिताजी की कुर्बानियां दिन ब दिन महसूस होने लगी थीं। वह खुद नए कपड़े नहीं पहनते थे, लेकिन चाचा के बेटे के लिए जूते जरूर लेकर आते थे और कपड़े भी खरीद कर लाया करते थे। घर में अगर एक वक्त का खाना बना होता तो पिताजी कहते कि पहले बच्चों को खिला दो। मैंने तो दोपहर में ही खाना ज्यादा खा लिया था, लेकिन मैं जानती थी कि वह झूठ बोल रहे होते हैं। पिताजी ने सब कुछ बनाया था, जमीन, दुकानें, पैसा, लेकिन उन्होंने अपना सब कुछ अपने बहन भाइयों में बांट दिया था। एक बार मैंने पिताजी से पूछा कि पिताजी, आपने सबको अपना सब कुछ क्यों दे दिया। वो मुस्कुराकर कहने लगे कि बेटी, ये सब तो ऊपर वाले की देन है, मैं अकेला कैसे रख सकता हूँ। मेरे चाचा जी अक्सर मोहल्ले में गर्व से कहते थे कि ये सारा कारोबार तो हमारे खानदान का है, भैया ने बस इसे संभाल कर रखा हुआ है, मगर ये हम सबका है। और मेरे पिताजी उनको खामोशी से सुनते रहते थे। उनकी खामोशी ही उनका कर्तव्य बन गई थी। दिन मोहल्ले की एक औरत ने मेरी माँ से कहा कि बेटी, तुम्हारे पति बहुत अच्छे इंसान हैं, मगर वो अपनी नरमी में सब कुछ लुटा बैठेंगे। माँ ने आंखें झुकाते हुए जवाब दिया कि क्या करें, उनका दिल बहुत बड़ा है। मैंने तब महसूस किया था कि बड़ा दिल कभी कभी इंसान को तोड़ देता है। मैं अब छोटी नहीं रही थी। पिताजी की आंखों में झुकी हुई थकन, माँ की खामोशी,
और घर की हवाओं में फैली हुई बेबसी सब कुछ महसूस करने लगी थी। मेरे पिताजी, जिन्होंने जिंदगी भर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया था, अब अपने बहन भाइयों के सामने झुकते झुकते एक दिन मेरे दिल में गिर गए। और ये वो दिन था जब मैंने फैसला कर लिया था कि एक दिन मैं सबको उनका असली चेहरा जरूर दिखाऊंगी। ये शुरुआत थी, कुर्बानियों की शुरुआत, एक गुलाम पिता की खामोशी की शुरुआत और मेरी कहानी की पहली शुरुआत। मेरे पिताजी ने जिंदगी भर किसी से कोई मुकाबला नहीं किया था, न कभी अपनी किस्मत से हिम्मत जताई थी, न कभी अपना हक मांगा था। यही बात मेरे चाचा जी के लिए फायदा बन गई थी। एक दिन सुबह के समय मेरी माँ ने मुझे जगाया। कहने लगी कि बेटी उठो, देखो आंगन में बहुत पानी भर रहा है। मैं बाहर निकली तो देखा कि पानी की टोटी टूट चुकी है और जमीन पर कीचड़ हो रही है। चाचा जी किनारे पर ही बैठे हुए थे और जैसे ही मैं उनके करीब पहुंची तो कहने लगे कि तुम लोगों के काम तो हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। मैंने तुम्हारे पिता से कहा था कि नल बदलवा लो, मगर उन्होंने सुना ही नहीं। अब ये भुगत। मैंने कहा चाचा जी, अगर आपने हमें कुछ दे रखा होता तो हम खुद भी नल बदलवा लेते। वो हंसने लगे और कहने लगे कि अच्छा, बहुत जबान चलाने लग गई हो, बस अपने पिता पर ही गई हो। वो भी हमेशा जिद ही करते हैं, लेकिन कम से कम खामोश रहते हैं। मैं खामोश हो गई थी। जवाब देने पर हक शायद उस समय मेरे पास नहीं था। माँ दिन ब दिन अजीब सी होने लगी थी। कभी दरवाजे की कुंडी खोलकर बस खामोशी से बैठ जाती थी, कभी आंगन में आकर बर्तनों को भी मकसद घुमाती रहती थी। मैं उनके करीब जाकर कहती थी कि माँ, तुम ये क्या कर रही हो? वो चौंक जाती थी और कहती थी कि कुछ नहीं, बस याद नहीं कि क्या लेने आई थी। मैंने देखा कि उनके बाल खुले रहने लगे थे और वो अक्सर दिन के समय भी सोती रहती थीं। शायद वो अब इन सब बातों से थक चुकी थी। इसी हफ्ते एक दिन चाचा की बेटी की बर्थडे का फंक्शन रखा गया था। घर में सब ने फंक्शन की तैयारी की थी, लेकिन ना मुझे बुलाया गया था और ना ही मेरी माँ को। एक ही घर में रहते हुए हम अपने कमरे में बैठे रहे थे। रात गए। जब शोर खत्म हुआ और बर्तनों की खनखनाहट बंद हुई तो माँ ने कहा कि हम इस घर में होते हुए भी गैर हैं। मैंने उनका हाथ थाम लिया था और कहा कि माँ, एक दिन ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगले दिन चाची जी ने माँ पर बर्तन सही से ना धोने का ताना दिया। कहने लगीं कि देखो प्लेट कितनी गंदी हो रही है, जैसे किसी अंधे ने ढोई हूँ। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस्तर झुका लिया। पिताजी ने ये सब कुछ सुना था, लेकिन हमेशा की तरह कुछ नहीं बोले। इस खामोशी के अंदर एक तूफान छुपा हुआ था जो हम सबको बाहर ले जा रहा था, जो किसी भी दिन फट सकता था। और मैं बस हर दिन इन दरारों को बढ़ता हुआ देख रही थी। माँ की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और घर का माहौल जैसे रोजाना थोड़ा थोड़ा मर रहा था। एक दिन सुबह चाचा जी ने आंगन में सबके सामने ऐलान किया कि मैं इस घर में और नहीं रह सकता। यह घर मुझे रास नहीं आता। हर समय शोर शराबा होता है और भाभी की बातें हमसे बर्दाश्त नहीं होती। अब मेरे पिताजी ने उनके शब्दों को सुना था और सिर्फ इतना कहा था कि ठीक है, तुम अलग हो जाओ, मैं कुछ बंदोबस्त कर दूंगा। चाची फौरन से बोल पड़ी। कहने लगी कि हमें किसी पुराने मोहल्ले में मत भेज देना, हमें भी इसी स्टैंडर्ड का घर चाहिए जो ये है। चाचा जी ने जोर दिया था कि हाँ हाँ भैया, मेरे बच्चों का क्या कसूर है, वो भी तो इसी घर में पले पड़े हैं, उन्हें भी अच्छे घर की ख्वाहिश है। पिताजी ने सर हिला दिया, जैसे वो जानते थे कि इनकार की कोई गुंजाइश नहीं। वो कई दिनों तक दुकान के बाद रात देर तक बाहर रहने लगे थे। कभी किसी बिल्डर से बात करते थे, कभी किसी मजदूर को बुलाकर नक्शे दिखाते थे। महीनों की मेहनत के बाद एक छोटा सा साफ सुथरा घर चाचा जी के लिए मेरे पिताजी ने तैयार करवा दिया था। वो दिन आया जब चाचा जी के परिवार ने खुशी खुशी अपना सामान पैक किया और फिर अलग हो गए। मैं समझ रही थी कि शायद अब सुकून मिल जाएगा, लेकिन जो खामोशी घर में फैल गई थी वह और ज्यादा भारी हो गई थी। एक दिन माँ ने मुझे रोकते हुए कहा कि तुम्हारे पिताजी का ब्लड प्रेशर काफी दिनों से बढ़ा हुआ है। दवाई लेने के लिए कहती हूँ तो वो मुझे साफ इनकार कर देते हैं। तुम ही उनसे कहो कि दवाई ले लें। मैं पिताजी के पास गई और पिताजी से कहा कि पिताजी, आपको दवाई की ज़रूरत है, चलिए मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। उन्होंने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और कहने लगे कि बेटी, तुम्हारे चाचा जी ये नहीं समझते कि मैं उनके हिसाब से बराबर कर रहा हूँ। रहने दो बेटी, ऊपर वाला बेहतर करेगा। मैं हैरान रह गई थी कि पिताजी के लिए उनका भाई इतना ज़रूरी था कि वो अपनी सेहत को भी कुर्बान कर रहे थे।
उस दिन पहली बार मेरे दिल में अपने पिताजी के लिए कुछ और महसूस हुआ था। वो मोहब्बत नहीं थी, बल्कि वो तरस भी नहीं था। शायद कुछ और था, एक किस्म का दुख जिसे मैं बयान नहीं कर सकती थी। उसी हफ्ते एक इंसान पिताजी के साथ आया। वो जमीनों की कागजी कार्यवाही करने वाला आदमी था। मैंने उनको कमरे में बैठे देखा। कागजात फैलाए हुए पिताजी कुछ लिख रहे थे। शाम को माँ ने पूछा कि ये सब क्या था। पिताजी ने कहा कि बस बंटवारा कर रहा हूँ, सबका हिस्सा देना चाहता हूँ। माँ ने हैरानी से पूछा कि तुमने सब कुछ अपनी मेहनत से बनाया है, कौन सा तुम्हारे पिता का कुछ छोड़ा हुआ है जो तुम बांट रहे हो? पिताजी ने नज़र चुरा ली और कहा कि वो मेरे अपने हैं, उन्हें नहीं दूंगा तो फिर उन्हें कौन समझेगा। कुछ दिन के बाद चाचा जी आए और कहने लगे कि भैया, ये पुरानी ज़मीन जो हमारे नाम नहीं थी, उसका भी हिस्सा हमें दे दो। बच्चों की पढ़ाई के लिए ज़मीन है। पिताजी ने फौरन से उस ज़मीन के कागज़ निकाले और दस्तखत कर दिए और उनको दे दिए, जैसे वो सिर्फ दस्तखत कर रहे हों, कोई टुकड़ा नहीं काट रहे। एक दिन दुकान से वापसी पर मैंने देखा कि पिताजी की चाल बदली हुई है। वो धीरे धीरे चल रहे थे और सीढ़ियों चढ़ते हुए उनकी सांस फूल रही थी। मैंने उनसे पूछा कि पिताजी, आप ठीक तो हैं ना? उन्होंने कहा कि हाँ बेटी, ठीक हूँ, बस थोड़ी थकान हो रही है, बाकी कोई और बात नहीं। रात को माँ ने बताया कि तुम्हारे पिताजी का ब्लड प्रेशर शूट कर चुका है, लेकिन वह दवाई लेने के लिए तैयार नहीं। वो रात मैंने छत पर जाकर गुजार दी थी, आसमान को देखते हुए सोचती रही कि क्या सच में खामोशी भी कोई सौदा है? क्या इंसान इतना कुछ देखकर भी कोई कीमत वसूल नहीं करता? अगले दिन चाचा जी हमारे घर पर आ गए थे और कहने लगे कि भैया, वो जो गोदाम वाली जगह है, अगर वो भी हमें दे दो तो हम अपना कारोबार खोल सकेंगे। पिताजी ने उनकी बात सुनी और थोड़ी देर के बाद बोले कि ठीक है, कल आ जाना, कागज़ तैयार करवा लूँगा। मैंने गुस्से से कहा कि पिताजी बस करिए, अब आखिर क्या बाकी रह गया है? उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहने लगे कि बेटी, मैं जीतना नहीं चाहता, बस रिश्ते बचाना चाहता हूँ। लेकिन मैं जान चुकी थी कि रिश्ते सिर्फ देने से नहीं बचते, कभी कभी थोड़ा रोकना भी ज़रूरी होता है। घर में अब वो रौनक नहीं रही थी जो कभी होती थी। माँ अक्सर खिड़की के पास बैठ जाती थी और बाहर गली को तकते तकते सो जाती थी। पिताजी ने जो जायदाद सालों की मेहनत से बनाई थी, अब फाइलें में बढ़ चुकी थीं और रिश्ते बाहर से देखने में जो सलामत लगते थे, मगर अंदर से खाली थे। हर चीज़ खत्म हो चुकी थी, लेकिन परेशानियां खत्म नहीं हो रही थीं। कुछ दिन सुकून से रहे, जैसे कोई आंधी आने से पहले का सन्नाटा छा जाता है। चाचा जी अपने नए घर में थे, लेकिन रोजाना किसी न किसी बहाने से हमारे आंगन में आ धमकते थे, कभी पानी मांगने के लिए, कभी माँ से पुरानी बातें पूछने और कभी सिर्फ पिताजी पर नज़र रखने के लिए। एक दिन सुबह में मैं माँ को दवाई देने के बाद आंगन में झाड़ू दे रही थी कि बुआ जी आ गईं। दरवाज़ा खोला तो वो बिना इजाज़त अंदर आई। उनके पीछे उनकी बड़ी बेटी भी थी। उन्होंने आते ही पूछा कि भैया कहाँ हैं? मैंने अंदर की तरफ इशारा किया कि वो अंदर आराम कर रहे हैं। वो तेज कदमों से अंदर चली गई थी। दरवाजे की आड़ से मैंने देखा था, वो सीधा पिताजी के पलंग के पास गई और कहने लगी कि भैया, हमें बात करनी है। अब आप हमसे भी कुछ छुपा नहीं सकते। हमें पता है कि आपके पास अभी भी 2 ज़मीनें और बची हुई हैं जो आपने किसी को नहीं बताई। पिताजी ने करवट ली, हल्की आवाज में कहने लगे कि वो ज़मीन तो मेरी बेटी के लिए है। बुआ जी ने गुस्से से पैर मारा और कहने लगी कि क्या मतलब है तुम्हारा, कि हम तुम्हारे सगे भाई बहन नहीं हैं क्या? क्या हमने तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं गुजारी? तुमने तो हमेशा हमें कुछ न कुछ दिया, अभी भी दे दो, ये हमारा हक है। उनकी आवाज़ बुलंद होती जा रही थी। मैं कमरे के दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। बुआ जी से कहा कि बुआ जी, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, आप इस बारे में बाद में बात कर लेना। उन्होंने मुझे घूर कर देखा और कहने लगी, तो ये अब लड़की हमें समझाएगी? आखिर तुम लोग अपने आप को समझते क्या हो? अभी बात खत्म नहीं हुई थी कि चाचा जी भी आ गए थे। शायद बुआ जी ने उन्हें बुला लिया था। वो अंदर आते ही कहने लगे कि भैया, सीधी बात करो, तुम्हारे पास जो ज़मीन बची है वो हमें चाहिए बराबर का हिस्सा। इस बार पिताजी ने आंखें बंद कर ली थीं। उनका चेहरा पीला हो चुका था, लेकिन चाचा जी रुके नहीं थे। कहने लगे कि तुमने सारी जिंदगी हमें दिया है, अब क्यों अपना हाथ रोक लिया? अब जब बेटी जवान हो गई है तो तुम्हें विरासत का होश आ गया। मैंने खुद पर कंट्रोल किया था। चाचा जी मेरी तरफ देखे बिना कहने लगे, अब ये लड़कियां हमारे मामलात में बोलने लगेंगी। भैया,
तुम ही फैसला करो और अभी करो। पिताजी ने धीरे से कहा कि ये ज़मीन मैंने अपनी बेटी के नाम की है, इसे भी तो कुछ देना है ना। बुआ जी हंसने लगीं और कहने लगीं, ज़मीन देकर क्या होगा, ये तो कल को पराए घर चली जाएगी। चाचा जी ने जोर देकर कहा कि हम कल आ रहे हैं, ज़मीन के कागजात ले आएंगे। वो दोनों वहां से चले गए थे, लेकिन कमरे में जैसे खामोशी छा गई थी। पिताजी की सांसें तेज हो रही थीं, उनके माथे पर पसीना आ गया था। माँ दौड़ती हुई आई, उनके हाथ में दवाई दी, लेकिन पिताजी ने हाथ उठाकर इनकार कर दिया था कि नहीं, अभी मैं दवाई नहीं लेना चाहता। मैंने पानी का गिलास दिया और तकिया सीधा कर दिया, लेकिन पिताजी की हालत वैसी नहीं थी जैसा हर दिन होती थी। वो कुछ कहने के काबिल नहीं रहे थे। शाम तक उनकी तबीयत कुछ संभली, लेकिन उनका चेहरा बुझा हुआ था। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाकर धीरे से कहा कि बेटी, कभी किसी को मत बताना कि घर के मर्द भी रो सकते हैं। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। मेरे अंदर जैसे पत्थर का एहसास बैठ चुका था। अगले दिन चाचा जी सच में आ गए थे। उनके हाथ में कागजात और साथ में एक वकील भी था। उन्होंने कहा कि भैया, बस इस पर दस्तखत कर दो ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। पिताजी ने कागजात को देखा और धीरे से कहा कि कुछ दिन और दे दो, मैं सोच लूंगा। चाचा जी गुस्से से खड़े हो गए। कहने लगे कि ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि तुम इनकार कर दोगे। तुम तो वही हो ना जो हमारी हर बात मानते थे। अब बदल गए हो बुआ जी। पीछे से कहने लगी कि बदलेंगे क्यों नहीं बेटी, जो जवान हो गई है इसे दहेज भी तो देना चाहिए ना, सोना भी, जमीन भी। पिताजी अभी कुछ कहने ही वाले थे, लेकिन मेरी बर्दाश्त अब खत्म हो चुकी थी। मैंने कहा, बुआ जी, पिताजी ने आप लोगों को जिंदगी भर दिया है। अगर वो अपने लिए या मेरे लिए कुछ रखना चाहते हैं तो ये आपको क्यों चुभ रहा है? बुआ जी ने तेज शब्दों में कहा, जुबान बहुत लंबी हो गई है तुम्हारी, इसलिए कहते थे कि बेटियों को इतना आगे मत बढ़ाओ। चाचा जी ने आखिरी बार कहा कि भैया, हम तुम्हें कुछ वक्त दे रहे हैं, लेकिन ज्यादा नहीं। उस दिन के बाद पिताजी की तबीयत और बिगड़ गई थी। वो बिस्तर पर ज्यादा वक्त गुजारने लगे थे, खाने में दिल नहीं लगता था, दवाई से भी इनकार कर देते थे और दिन भर खिड़की की तरफ खामोशी से देखते रहते थे। माँ बार बार कहती थी कि ये सब उस दिन की लड़ाई का असर है। मैं हर रोज उनकी तबीयत का उतार चढ़ाव देखती थी और समझ जाती थी कि वो शारीरिक तौर पर नहीं बल्कि अंदर से तो उठ रहे हैं। सुबह का समय था और मैं किचन में नाश्ता तैयार कर रही थी। पिताजी रोज की तरह आंगन में बैठे थे। मैंने दूध गर्म करने के बाद उनके लिए चाय रखी और वापस अंदर आ गई। कुछ लंबे बाद एक जोरदार आवाज आई, जैसे कोई चीज गिरी हो। मैं दौड़कर बाहर गई तो देखा पिताजी जमीन पर गिरे हुए थे। उनका शरीर रकड़ा हुआ था, एक तरफ का हाथ भी जान था और चेहरा टेढ़ा सा हो गया था। मैं चीखी। पिताजी और माँ भी भागकर आई थीं। पिताजी कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जुबान साथ नहीं दे रही थी। मैंने फौरन पड़ोस के अंकल को आवाज लगाई, जो दौड़ते हुए आए थे। उन्होंने पिताजी की नब्ज चेक की और कहा कि इन्हें फौरन अस्पताल लेकर जाओ, लगता है कि पैरालाइज का अटैक हुआ। हम उन्हें रिक्शा में बैठाकर करीब के अस्पताल ले गए थे। वो सारे रास्ते हमें देखते रहे, लेकिन कुछ बोल नहीं सके। उनकी आंखों में ऐसी बेबसी थी जो शायद किसी बेटी से देखी नहीं जाए। अस्पताल में डॉक्टर ने चेकअप के बाद बताया कि उनकी दिमाग की एक साइड पैरालाइज की चपेट में आ चुकी है। बोलने और चलने फिरने की हालत फिलहाल अभी नहीं है। फौरन इलाज शुरू करना होगा, वरना और ज्यादा नुकसान हो सकता है। वो सारे रास्ते हमें देखते रहे, लेकिन कुछ बोल नहीं सके। उनकी आंखों में ऐसी बेबसी थी जो शायद किसी बेटी से देखी नहीं जाए। अस्पताल में डॉक्टर ने चेकअप के बाद बताया कि उनकी दिमाग की एक साइड पैरालाइज की चपेट में आ चुकी है। बोलने और चलने फिरने की हालत फिलहाल अभी नहीं है। फौरन ही इलाज शुरू करना होगा, वरना और नुकसान हो सकता है। माँ ने रोते हुए कहा कि डॉक्टर साहब, जो भी जरूरी हो करिए, हमें बस इन्हें बचाना है। पिताजी को वार्ड में भर्ती कर दिया गया था। मैंने चाचा जी को फोन लगाया था, फिर बुआ जी को खबर दी थी। दोनों ने कहा था कि हम देखते हैं, आना हुआ तो आ जाएंगे, लेकिन 3 दिन गुजर गए थे। किसी ने भी दरवाजा नहीं खटखटाया था। हर दिन अस्पताल में एक नई आजमाइश थी। कभी दवाई खत्म हो जाती थी तो कभी छोटी मोटी चीज बेचनी पड़ जाती थी, लेकिन पिताजी की दवाई रुकने नहीं दी। पिताजी को एक तरफ का शरीर बेकार हो चुका था, ना हाथ हिलता था और ना ही पैर। एक दिन पिताजी ने हाथ के इशारे से मुझे बुलाया।
उनकी उंगली दरवाजे की तरफ उठी जैसे किसी का इंतजार हो। मैं समझी कि शायद चाचा या बुआ जी की बात कर रहे हैं। मैंने धीरे से कहा कि पिताजी अभी तक कोई नहीं आया है। उनकी आंखों में एक नमी सी तैरने लगी थी, जैसे अंदर कुछ टूट रहा हो। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया था। मैंने कहा, पिताजी मैं हूं ना, बस आप जल्दी से ठीक हो जाइए। डॉक्टर ने 3 दिन बाद हमें इजाज़त दी थी कि हम पिताजी को घर ले जा सकते हैं, लेकिन इलाज जारी रखना होगा। हम उन्हें घर पर ले आए थे, वही घर, वही दरवाज़ा, सब कुछ वैसा का वैसा ही था। सिर्फ पिताजी वो नहीं रहे थे जैसे हुआ करते थे। पिताजी का अलग से कमरा तैयार किया गया था। उनके बेड के पास दवाई, पानी, कपड़े सब कुछ ठीक से रखा गया था। मैं उन्हें हर समय साफ रखती, वक्त पर दवाई देने और उनके इशारे समझने को ही अपना काम बना लिया था। एक दिन मैंने पूछा, पिताजी कोई बात है जो आप कहना चाहते हैं? उन्होंने सिर हिला दिया। मैंने कॉपी और पेन निकाल ली थी और उनकी आंखों में देखा। वो धीरे धीरे उंगली से कुछ लिखने लगे। 2 शब्द की माफ करना। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने कहा, पिताजी आपको किस बात की माफी मांगनी है? आपने तो किसी का भी हक नहीं खाया। उन्होंने पलक झुकाकर आंखें बंद कर ली थीं, जैसे वो आगे कुछ कहना चाहते हों। इस दौरान चाचा के बेटे की शादी की तैयारी चल रही थी। मोहल्ले में शोर गूंज रहे थे, लाइटिंग लग रही थी। हमारे घर में खामोशी थी। माँ ने एक बार कहा कि देखो, वो हमारे आंखन के पीछे लाइट लगा रहे हैं, लेकिन एक बार भी आकर नहीं पूछा कि भाई कैसे हैं। मैंने कुछ नहीं कहा। कुछ बातें सिर्फ खामोशी से सुनी जाती हैं। अब जिंदगी का हर दिन उनके इशारों, प्रार्थना और यादों के साये में गुजरने लगा था। मैं जो कभी उनके साये में जीती थी, अब उनका साया बन चुकी थी। पिताजी को बिस्तर पर गए हुए कई हफ्ते गुजर चुके थे और उनकी आंखों में अब वो भीगे हुए सवाल भी कम होते जा रहे थे, जैसे वो अब हर चीज से अपना संबंध तोड़ रहे हों। हम उनकी पूरी तरह से सेवा कर रहे थे, लेकिन हमारी जिंदगी बस इन्हीं के इर्द गिर्द घूमने लगी थी। उनकी दवाइयाँ, उनकी पट्टियाँ, उनका परहेज का खाना और रोज का खर्च, सब कुछ अब किसी कमाई के बिना चल रहा था। हम पर मुसीबत आन पड़ी थी। एक दिन मैं दवाई लेने के लिए गई तो पुरानी दुकान के सामने रुकी दुकान वही थी जिससे पिताजी ने बरसों पहले अपने हाथों से बनाया था। वो दुकान जिससे घर पर चूल्हे जलते थे, लेकिन इस बार शटर पर नया ताला लगा हुआ था और इसके बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था, वर्मा इंडस्ट्रीज। मैं गोदाम में कुछ लम्हे खड़ी रही, फिर अंदर झांकने की कोशिश की। अंदर कुछ लोग माल उतार रहे थे। मैंने उनमें से एक मजदूर से पूछा कि ये दुकान कब गोदाम बनी है? उसने कहा कि मैडम, ये तो सुनील वर्मा जी की प्रॉपर्टी है, 2 हफ्ते हो गए, रोज सामान आता है। मेरा दिल बहुत दुखा था। सुनील वर्मा यानी मेरे चाचा जी। मैं सीधे घर लौट आई थी और माँ को बताया तो वो सुनकर खामोश हो गई थी। फिर कहने लगी कि मैंने कुछ दिन पहले सुना था कि वो किसी नए कारोबार की बात कर रहे थे। मैंने कहा, माँ लेकिन वो दुकान तो पिताजी की थी। माँ ने कहा कि बेटी अब नहीं रही है। उसी दिन शाम को मैंने चाचा के घर जाने का फैसला कर लिया था। दरवाजे पर दस्तक हुई तो चाची जी ने दरवाज़ा खोला। मैं अंदर गई तो चाचा अपने स्टडी रूम में बैठे हुए थे। मैंने कहा, चाचा जी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उन्होंने नज़र उठाकर मेरी तरफ देखा और कहने लगे, कहो क्या परेशानी है? मैंने कहा, वो जो दुकान थी वो मेरे पिताजी की थी, लेकिन अब वो गोदाम बन चुकी है। चाचा कहने लगे, तो अब तुम ये हिसाब किताब रखने लग गई हो। मैंने कहा, चाचा जी वो दुकान हमारी रोजी रोटी का सहारा थी, पिताजी की प्रॉपर्टी थी। चाचा जी कुर्सी से उठे, फिर मुझसे मुंह फेर लिया। हंसते हुए कहने लगे कि देखो निवेदिता, तुम लड़की हो और लड़कियां इन कामों में नहीं बोलती। तुम अपने पिताजी का इलाज कराओ, हम अपना बिजनेस संभाल रहे हैं। मैंने कहा, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जो हमारा हक है वह हमें वापस दिया जाए। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिताजी ने अपना हिस्सा खुद दिया है, मुझे दुकान दी थी और अपनी खुशी से दी थी। तुम जानती हो कि बड़े भाई का क्या फर्ज होता है। मैंने कहा, तो फिर मुझे इस बात का कोई ना कोई सबूत चाहिए, कोई कागज, कोई। उन्होंने कहा, तुम मुझसे सबूत मांग रही हो? तुम एक लड़की हो और तुम्हारे जैसे लोग सिर्फ सवाल कर सकते हैं, फैसले नहीं। मैंने कहा कि अब वक्त बदल चुका है। मैं लड़की हूँ लेकिन कमज़ोर नहीं। चाचा जी हंसते हुए मुझे देखने लगे, कहने लगे कि तुम्हें भी देख लेंगे, जाओ और अपने पिता की सेवा करो। बिजनेस की दुनिया तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। मैं चुपचाप वापस आ गई थी। मैंने फैसला कर लिया था कि अब कानूनी मदद ली जाएगी। माँ को बताया तो वो थोड़ा घबरा गई थी।
उन्होंने कहा कि बेटी, दुश्मनी मोल लेना आसान नहीं होगा। मैंने कहा, माँ, ये दुश्मनी हमारा हक है और अगर हम अब खामोश रहे तो कुछ नहीं बचेगा। मैं मोहल्ले के एक वकील के पास गई, उनको सारी कंडीशन के बारे में बताया और ज़मीन जायदाद के कागजात दिखाए। उन्होंने ध्यान से देखा, फिर कहा, अगर आपके पास असली दस्तावेज है तो आप कानूनी दावा कर सकती है। मैंने पिताजी की पुरानी फाइलें में से काफ़ी कुछ निकाला था, लेकिन कुछ कागजात गायब थे। वकील ने कहा कि ऐसा लगता है कि जानबूझकर रिकॉर्ड से कुछ निकाला गया है, मगर हम तहकीकात कर सकते हैं। उस रात मैं पिताजी के पास बैठी थी, वह छत को देख रहे थे। उनकी आंखों में थकान और चेहरे पर खामोशी थी। मैंने धीरे से उनका हाथ पकड़ लिया और कहा कि पिताजी, मैं सब कुछ वापस लेना चाहती हूँ। उन्होंने नज़र घुमाकर मेरी तरफ देखा और हल्का सा इशारा किया, जैसे पूछ रहे हो क्या। मैंने कहा, जो हमारा हक था, जो आपका सपना था, वो ज़मीन की दुकानें, मैं उनके लिए लड़ना चाहती हूँ। उनकी आंखों में जैसे एक चमक उभर आई थी, जैसे अंदर की रोशनी थोड़ी सी वापस आ गई हो। मैं सुबह से शाम तक पिताजी की देखभाल करती थी, लेकिन इस रोज़ के काम के साथ एक और हकीकत भी सर उठा चुकी थी। गरीबी पहले रोज़ की ज़रूरत से काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी। दवाइयों की लिस्ट लंबी हो गई थी और पैसे दिन ब दिन कम थे। पिताजी की बचत अब लगभग खत्म हो चुकी थी और हमारे पास आमदनी का कोई रास्ता नहीं बचा था। माँ ने एक दिन मेरा हाथ पकड़कर कहा कि बेटी, मैंने सोचा है कि मोहल्ले के 2-3 घरों में सफाई का काम पकड़ लूँ। सुबह जाकर 2 घंटे काम कराऊंगी। मैंने उनका हाथ पकड़कर कहा कि माँ, आप ऐसा काम नहीं करोगी, मैं कुछ कर लूंगी। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम अपने पिताजी को संभालना हो, उनके सारे काम तुम्हें ही देखने होते हैं। मैं बाहर का काम देख लूंगी, हम दोनों मिलकर कुछ ना कुछ चला लेंगे। वो अगले ही दिन सुबह के समय चली गई थी। मैं किचन में बैठकर खाना बना रही थी कि पिताजी ने आंखों से कुछ इशारा किया। मैं उनके करीब गई तो पिताजी दरवाजे की तरफ देख रहे थे। मैं समझ गई थी कि माँ काम पर गई है। पिताजी की आंखों में दुख था, जैसे वो खुद को कसूरवार समझ रहे हों। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया था और कहा कि पिताजी, आप फिक्र मत करो, हम सब संभाल लेंगे। मोहल्ले की औरतें जब उनको देखती थीं तो कुछ हमदर्दी, तो कुछ हैरानी, तो कुछ नेगेटिव कमेंट्स दिया करती थीं, लेकिन माँ ने सब चुपचाप बर्दाश्त कर लिया था। वो रोज़ 2 घरों में साफ सफाई का काम करने के लिए चली जाती थी, बर्तन धोती थी और कुछ पैसे लाकर मेरी हथेली पर रख दिया करती थी। कहने लगी कि ये देखो बेटी, आज 200 रुपये ज़्यादा मिली है। मालकिन ने कहा था कि तुम बहुत सफाई से काम करती हो। मेरी माँ के चेहरे पर एक अजीब सी थकान और गर्व दोनों होते थे। मैंने उस दिन एक फैसला किया था कि मैं सिलाई मशीन निकालकर दोबारा काम शुरू करूंगी। पुरानी मशीन जो माँ को दहेज में मिली थी, जो बहुत ही ज़्यादा पुरानी थी, जिसे कई सालों से किसी के पास भी नहीं लगाया था। मैंने उसे साफ किया, तेल डाला और पुराने कपड़ों से शुरुआत की। पहले दिन ही मोहल्ले की गरिमा आंटी मुझे अपनी बेटी के कपड़े सिलने के लिए दे गई थीं, क्योंकि मैंने मोहल्ले की 2-3 औरतों से कह दिया था कि मैंने सिलाई का काम शुरू कर दिया है और मैं बहुत ही अच्छे कपड़े सिलती हूँ। इसलिए धीरे धीरे मेरे पास सिलाई का काम आना शुरू हो गया था। काम चलने लगा था। दिन में मैं सिलाई किया करती थी और शाम को पिताजी की सेवा में लगी रहती थी। मेरी माँ सुबह से लेकर दोपहर तक लोगों के घरों में काम किया करती थी और फिर वहाँ से आने के बाद घर का खाना बनाती थी और जब फ्री हो जाती थी तो मेरे साथ सिलाई में हाथ बंटाया करती थी। घर जैसे एक वर्कशॉप बन गया था। हम अपनी हिम्मत से जुड़े हुए थे। एक दिन माँ ने बताया कि पड़ोस की निशा जी कह रही थी कि उनके जानने वाले की कपड़े की दुकान है और वो हमें भी काम दे सकते हैं, तुम चाहो तो बात कर लो। माँ 2 दिन के बाद उस दुकान पर गई। वापस आने पर माँ के चेहरे पर मायूसी थी। उन्होंने कहा कि बेटी, तुम अकेली लड़की हो, घर का काम भी करती हो, वक्त पर इन लोगों को काम कैसे करके दोगी। मैंने कहा, माँ कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे अपना काम बढ़ा लेंगे। पिताजी रोज मुझे इशारे करते थे, कभी अपने पैर की तरफ, कभी खिड़की की तरफ। मैं उनसे बातें करती थी कि पिताजी कुछ समय के बाद आप खुद ही बाहर जा सकोगे, अभी आपको आराम की ज़रूरत है। वो रात को सोते समय मुझे अपने पास बुलाते थे और मेरा हाथ पकड़कर कुछ कहने की कोशिश करते थे, मगर उनके मुंह से शब्द निकलते ही नहीं थे। मैं बस इतना कहती थी कि आपने ही तो मुझे मजबूत बनाया है। हमारे घर के हालात थोड़े संभलने लगे थे, लेकिन मोहल्ले में हमारी हालत को लेकर चर्चा बढ़ रही थी। पिता बीमार, माँ कामवाली
और बेटी सिलाई करती है। जुड़ा हुआ सब खत्म हो गया है। एक दिन मैंने ये बातें मोहल्ले की 2 औरतों को करते हुए सुना तो मैं खामोश रही थी, क्योंकि मेरे पास अब किसी को भी जवाब देने का समय नहीं था, काम करने की जिम्मेदारी थी। उसी दौरान मैंने सोचा कि कुछ ज़मीनें जो पिताजी के नाम पर थीं, उनके कागजात संभाल लिए जाएं। मैंने पुरानी अलमारी खोली थी और फाइल ठीक की थी। कागजात पूरे नहीं थे। शायद पिताजी को इन कागजात को पूरा करने का समय मिला ही नहीं था। मैंने वकील से कॉन्टैक्ट किया और उनको फाइल दिखाई। उन्होंने कहा कि ये अगर पूरे हो जाएं तो आपका केस बन सकता है, लेकिन आपको पहले अपने नाम की कानूनी हैसियत लेनी होगी। मेरे लिए एक नया रास्ता खुल गया था, लेकिन इस रास्ते में अंधेरा था। अब मेरे लिए दिन रात बराबर हो चुके थे। सिलाई, कागजात, दवाई, सफाई और माँ के साथ घर संभालना। सुबह का वक्त था। माँ नाश्ता करने में बिजी थी और मैं सिलाई मशीन पर आखिरी कपड़े की सिलाई पूरी कर रही थी। पिताजी कमरे के अंदर ही अपनी चारपाई पर लेटे हुए थे। उनके चेहरे पर आज कुछ खास बेचैनी थी, जैसे उनकी नींद पूरी नहीं हुई हो। मैंने मशीन बंद की और उनके पास जाकर बैठ गई थी। धीरे से कहा कि पिताजी, आप ठीक हो? उन्होंने हल्की सी आवाज के साथ इशारा दिया कि हाँ, लेकिन उनकी सांस बहुत तेज हो रही थी। मैंने उनका हाथ पकड़ा तो महसूस हुआ कि उनको पसीना ज्यादा आ रहा है और उनकी उंगलियां ठंडी पड़ी हुई थीं। मैंने फौरन माँ को आवाज दी थी कि माँ जल्दी आओ, पिताजी की तबीयत बिगड़ती हुई लग रही है। माँ दौड़कर आई थी। पिताजी के माथे पर हाथ रखा और बिस्तर के नीचे से पुरानी दवाई के पर्चे निकाले और पुरानी दवाइयाँ भी निकालने लगी। मैंने भी मोबाइल से करीबी क्लिनिक पर फ़ोन किया, जहाँ से हम पहले दवाई लेते थे, लेकिन संडे होने की वजह से वो बंद था। पिताजी का शरीर कांपने लगा था। मैंने पिताजी को पानी पिलाने की कोशिश की थी, लेकिन वो निगल नहीं रहे थे। मैंने माँ से कहा कि माँ, हमें पिताजी को अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा, ये मामूली बात नहीं लगती। माँ खामोशी से रोने लगी थी। उन्होंने कहा कि बेटी, पैसे कहाँ से आएंगे? मेरे पर्स में तो सिर्फ 500 रुपये का नोट ही पड़ा हुआ है। मैंने माँ का पर्स खोला और 500 रुपये मेरे पास पड़े हुए थे, जो सिलाई के बचे हुए थे, लेकिन वो किसी एम्बुलेंस या शहर तक जाने के लिए तो काफ़ी थे, मगर अस्पताल पहुंचने के बाद पिताजी के इलाज के लिए भी तो पैसे चाहिए थे। मैंने एक लम्हा सोचा, फिर चाचा जी के घर की तरफ गई, दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खुला तो चाची सामने आई थी। उनके हाथ में चाय का कप था। चेहरे पर सुबह की हैरानी थी। मुझे देखकर उनके माथे पर बल पड़ गए थे। उन्होंने कहा कि हाँ, क्या बात है, बताओ। मैंने कहा, मुझे चाचा जी से मिलना है जल्दी ही, क्योंकि पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, अस्पताल लेकर जाना है। उन्होंने आवाज लगाई, सुनो सुनील, तुम्हारी भतीजी आई है, कह रही है कि तुम्हारे भैया की तबीयत ठीक नहीं है। चाचा अंदर से आए, अच्छे कपड़े पहने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कहीं जाने की तैयारी कर रहे हों। उन्होंने मुझे देखा, फिर कहने लगे कि हाँ, क्या हुआ है भैया को? मैंने कहा, चाचा जी, पिताजी को दूसरा पैरालाइज का अटैक लग रहा है, उनके हाथ कांप रहे हैं, उन्हें अस्पताल ले जाना है, मेरे पास किराए के पैसे भी नहीं हैं। आप हमारे साथ चलोगे प्लीज? उन्होंने ठंडी सांस ली और फिर कहने लगे कि देखो निवेदिता, मेरे पास आज बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मैं बहुत ही बिजी हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है और तुम्हें पता है कि मैं अब हर बात पर फौरन नहीं जा सकता। मैंने कहा, चाचा जी, मेरे पिताजी की जान खतरे में है, बस उन्हें शहर तक लेकर चलिए, या अपनी गाड़ी दे दीजिए या फिर किराया ही दे दीजिए। उन्होंने कुर्सी पर बैठते हुए कहा कि मैंने तुम्हारे पिताजी की जिम्मेदारी नहीं ली हुई है। उनकी बात सुनकर जैसे मेरे गले में कुछ अटक गया था। मैंने कहा, चाचा जी, आपने दुकान ले ली, जमीन ले ली, गोदाम बनाया, सब कुछ आपके पास है, कम से कम पिताजी को तो बचा लीजिए। वो आपके भाई हैं, उन्होंने आपके लिए कितना कुछ किया है। उन्होंने नजर चुरा ली थी। कहने लगे कि नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, होता तो तुम्हारे साथ आज जरूर चला जाता, कहीं और जाकर मदद मांगो। वहां से खामोशी से मैं पलटकर आ गई थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब वक्त रुकने का नहीं था। जैसे तैसे मैं मोहल्ले के एक जानने वाले अंकल के पास रिक्वेस्ट करने के लिए गई। वो मेरे पिताजी को एक छोटे से सरकारी अस्पताल में ले गए थे। डॉक्टर ने मेरे पिताजी का चेकअप किया, फौरन उन्हें एडमिट करने की एडवाइस दी और कहा कि दूसरा पैरालाइज्ड अटैक है और इस बार ज्यादा सीरियस है, इनको इलाज मिलना बहुत जरूरी है। मैं कोने में खड़ी रही, सब देख रही थी। माँ जमीन पर बैठकर रो रही थी, उनकी आंखें बंद थीं। कई घंटे तक पिताजी बेहोश रहे थे।
फिर शाम के समय जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने मुझे पहचाना भी नहीं था। मैं पिताजी के करीब गई, उनका हाथ पकड़ लिया और उनको बताया कि पिताजी, मैं आपकी बेटी हूँ। निवेदिता, उन्होंने धीरे धीरे आंखें खोलीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी धुंधली सपने से जागे हों, लेकिन बोलने का इशारा करने की हिम्मत नहीं बची थी। रात को अस्पताल के कोने में बैठकर मैंने वो कागज निकाले जो जमीन के मालिक होने का सबूत थे। मैं जानती थी कि वह हाथ से निकल रहा है। पिताजी की आंखों में वह हौसला बाकी नहीं रहा था जो कुछ महीने पहले हुआ करता था। शायद वो इशारों से सब समझा रहे थे, अब सिर्फ दीवारों को देखते रहते थे। मैंने माँ से कहा कि माँ, हमें जल्द ही कुछ करना होगा। पिताजी का वक्त हाथ से निकल रहा है। माँ ने मेरी तरफ देखा और कहने लगी कि बेटी, हम प्रार्थना करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन कभी कभी प्रार्थनाओं से ज़्यादा दवाओं की ज़रूरत पड़ती है और हमारे पास दवाई के पैसे भी नहीं हैं। वो रात अस्पताल की ठंडी दीवारों की पीठ जैसे बरसों लंबी लग रही थी। मैं प्रार्थना कर रही थी कि कोई तो मेरे पिताजी को बचा ले कि हमने सब कुछ खो दिया है। क्या ये वक्त हमसे रूठ चुका है? अस्पताल की सफ़ेद दीवारें खामोश थीं। डॉक्टर पिताजी की हालत के बारे में कुछ भी नया नहीं बता रहे थे। 2 दिन हो चुके थे। पिताजी को पूरी तरह से होश आए बिना पिताजी की सांस तेज हो रही थी, कभी हल्की हो जाती थी, जैसे वो खुद फैसला नहीं कर पा रहे हों कि जिंदा रहना है या फिर नहीं। उसी रात पिताजी ने एक लम्हे के लिए आंखें खोली थीं। मैं उनके बिल्कुल करीब थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे हो चुके थे, होंठ हिल रहे थे लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। मैंने सिर झुकाकर कहा कि पिताजी, आप कुछ कहना चाहते हो? उन्होंने धीरे से बोलने की कोशिश की। मैंने जल्दी से पेन और कागज निकाला और उनकी हथेली थाम रखी। उन्होंने थोड़ा सा हाथ को हरकत देने की कोशिश की थी। सिर्फ एक शब्द लिखा कि मुझे माफ कर देना। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थीं और सिर झुका लिया था। मैंने कहा कि नहीं पिताजी, आपने कुछ गलत नहीं किया। आपका जो फर्ज था आपने वही किया। सुबह हुई तो पिताजी की सांसें धीमी हो चुकी थीं। माँ ने पिताजी के सर पर हाथ फेर दिया और उनको तसल्ली देने लगी कि आप ठीक हो जाओगे। मैं जानती हूँ कि आप बहुत थक गए हो, लेकिन ऊपर वाला आपको जल्द ही ठीक कर देगा। इतने में ही मशीन की बीप धीमी हो गई थी। नर्स दौड़ती हुई आई। उसने डॉक्टर को आवाज लगाई। डॉक्टर भी आए और पिताजी को देखने लगे। वक्त जैसे थम गया था। माँ की एक जोरदार चीख निकली थी। मैं माँ के कंधों से लिपट गई क्योंकि मेरे पिताजी जिंदगी की खामोश जंग हार चुके थे जो उन्होंने बरसों पहले लड़ी थी। बिना वास किए, बिना शिकायत किए, बिना बदला लिए अस्पताल के कमरे में सन्नाटा छा गया था। डॉक्टर कुछ लिख रहे थे, नर्स वार्ड में सफाई कर रही थी और हम अपने पिता का शरीर ले जाने की तैयारी कर रहे थे। घर पहुंचे तो करीब के रिश्तेदार जमा होने लगे थे। किसी ने अंतिम संस्कार की तैयारी की तो किसी ने हमें तसल्ली दी। मैंने चाचा जी को फ़ोन मिलाया था, बुआ जी को भी फ़ोन मिलाया था। फ़ोन बजता रहा, किसी ने फ़ोन रिसीव ही नहीं किया था। कोई भी मेरे पिताजी को अस्पताल में बचाने के लिए नहीं आया था। पिताजी के दाह संस्कार के समय चाचा जी और बुआ जी आ गए थे। चेहरे पर ऐसे अफसोस था जैसे उन्हें मेरे पिताजी की बहुत फिक्र थी। बुआ जी की आंखों में तो आंसू थे और एक तरफ खामोशी से खड़ी हुई थी, लेकिन मैं सबके नाटक बहुत अच्छे से जानती थी। घर वापस आकर माँ पहली बार जोर जोर से रोई थी। उनके साथ बैठी रही थी, लेकिन मेरे अंदर जैसे कुछ खत्म हो गया था। वो साधु और वो खामोश नफरत जो अंदर हिलती रहती थी। रात को दरवाज़ा खुला। चाचा जी हमारे घर पर आए थे, उनका बेटा भी उनके साथ था। आंगन में बैठकर कहने लगे कि बस अफसोस करने के लिए आए थे, भैया हमारे लिए सब कुछ थे। माँ ने नज़र झुका ली, में खामोश रहीं। चाचा जी ने कहा कि मैं सोच रहा हूँ अब ये घर तुम लोगों के लिए बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर तुम लोग चाहो तो इसमें से आधा हिस्सा हमें दे दो, इसे आधा आधा बांट लेते हैं। ये बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैंने धीरे से कहा कि चाचा जी, अभी तो मेरे पिता की चिता की आग भी ठंडी नहीं हुई और आप फिर से जायदाद की बात करने के लिए आ गए हों। चाचा जी हंसने लगे और कहने लगे, नहीं, तुम गलत समझ रही हो। मेरा मतलब सिर्फ ये था कि कुछ समझदारी से चलो। मैंने उन्हें दरवाजे की तरफ इशारा किया और कहा कि आज के दिन आप यहाँ से चले जाइए। हम खुद समझदार हैं, अपना ख्याल खुद रख सकते हैं, हमें किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। चाचा जी पलटे।
कुछ नहीं बोले। उनका बेटा पीछे पीछे था, नज़र झुकाए हुए। बुआ जी अगले दिन आईं और माँ से लिपट कर रोने लगी। कहने लगी कि भाभी, मेरे भैया चले गए, हमें अकेला छोड़ गए। माँ ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया था, वो बस सर झुकाकर बैठी रही थी। बुआ जी कहने लगी कि सुनो भाभी, जो पुरानी ज़मीनें हैं ना, जो शहर में है, अगर तुम चाहो तो वो हम सब लोग बांट लेते हैं, ताकि कोई झगड़ा ना हो। माँ ने सर उठाकर मेरी तरफ देखा। मैंने जवाब दिया, बस ज़मीन की बात करने के लिए आई हो, और जिस ज़मीन की बात आप कर रही हो वो मेरे पिताजी के नाम की थी। उसके कागज़ हमारे पास है। अगर आपको शक है तो आप अदालत जा सकती हो। यहाँ से तो अब आपको कुछ नहीं मिलेगा। बुआ जी खामोश हो गई थीं, कुछ देर बैठी रही, फिर उठकर चली गई थी। पिताजी की यादें घर की दीवारों से झांकने लगी थीं। उनके कपड़े, उनके आखिरी दिनों की दवाइयाँ, सब कुछ वैसा का वैसा ही था, लेकिन पिताजी नहीं थे। मेरे अंदर एक फैसला अटल हो चुका था कि अब मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। जमीन, दुकान, घर जो भी था, अब वो सिर्फ हमारा था, और पिताजी की आखिरी सांस ने मुझे एक नई लड़ाई के लिए तैयार कर दिया था। पिताजी के जाने के बाद जैसे हमारी जिंदगी एक नए मोड़ पर आ गई थी। आंगन की दीवारों पर अब उनकी परछाइयां बाकी थीं, और कमरे की हर दीवार पर जैसे उनकी खामोश मौजूदगी का एहसास होता था। माँ चुप चुप सी रहने लगी थी, और मैं दिन में भी बीजी रहने की कोशिश करती थी, ताकि रात आसान गुजरे। कई दिन गुजर गए थे, सब कुछ एक मामूल की तरह चल रहा था। चाचा और बुआ जी का कोई अता पता नहीं था। उस रात माँ सो चुकी थी, और मैं छत पर बैठी मोबाइल की टॉर्च से सिलाई के कुछ कपड़े पूरे कर रही थी। आसमान साफ था, तारे चमक रहे थे, लेकिन मेरे अंदर जैसे बेसुकुनी थी जो मुझे सोने नहीं दे रही थी। फिर मैं कमरे में आई। तक के नीचे पिताजी का पुराना रुमाल रखा हुआ था, जिस पर उन्होंने कभी मेरा नाम कढ़ाई से करवाया था। मैं उसे अपने सीने से लगाकर सो गई थी। रात के किसी पल सपना आया। पिताजी मेरे सामने खड़े हुए थे, और उनके चेहरे पर वही नरमी थी जिसको मैं अच्छी तरह से जानती थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा और धीरे से कहने लगे कि बेटी, ऊपर वाला इंसाफ जरूर करता है। तुमने जो बर्दाश्त किया है उसका हिसाब वह खुद लेगा। बस तुम सब्र रखो, वक्त आने वाला है। मैंने उनकी तरफ बढ़कर कहा कि पिताजी, आप क्यों चले गए थे? अभी तो हमें बहुत कुछ वापस लेना था। उन्होंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा कि हर चीज वक्त पर होती है, और इंसाफ के लम्हे आते ही सच खुद जाहिर हो जाता है। तुम बस अपना दिल सख्त ना होने देना। मैं चौंक कर जाग गई थी। पसीना माथे से बह रहा था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था, और कमरे में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। सुबह सूरज निकला भी नहीं था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जल्दी से दरवाजा खोला। मोहल्ले का राजू खड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थीं। उसने कहा, निवेदिता दीदी, आपने सुना कि आपके चाचा जी और वेयरहाउस में उस रात आग लग गई थी और गोदाम जल गया था। उनका तो लाखों के माल का नुकसान हो गया। मैंने एक लम्हे को कुछ नहीं कहा। वो बोलता रहा और बताने लगा कि इतना ही नहीं, उनका घर भी जल गया है। आग वहां तक फैल गई थी। उसने कहा कि उनके छोटे 2 बेटों को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया था। मैंने कहा, क्या उनके बेटे जल गए? उसने कहा कि हाँ, उनकी पत्नी बेहोश है। चाचा जी का तो होश ही नहीं है। पता नहीं उनके परिवार के साथ क्या हो रहा है। इतना कहकर वो वहां से चला गया था, और मैं आंगन में बैठी थी। अंदर जाकर मैंने माँ को ये बात बताई तो माँ काफी देर तक खामोश रही थी। उन्होंने कहा कि बेटी, हमें भी चलना चाहिए। मैंने उनकी तरफ देखा। मैंने कहा, माँ, अभी नहीं, वो हमारे लिए सवाल बने हुए हैं। जवाब नहीं। दोपहर तक मोहल्ले भर में एक ही खबर घूम रही थी कि सुनील वर्मा के वेयरहाउस का जल जाना और उनका कारोबार खत्म हो जाना, और 2 जवान बेटों की मौत पर, और 2 जवान बेटों की मौत, हर जुबान पर यही था कि जुल्म का बदला हुआ है। बुआ जी शाम को हमारे घर पर आई थीं। वो दरवाजे पर खड़ी हुई थीं। उनकी आंखों में आंसू थे। कहने लगीं कि निवेदिता, तुमसे एक बात कहनी है। अंदर आ सकती हूँ? मैंने दरवाज़ा खोल दिया था। वो अंदर आ गई। तू जमीन पर बैठकर माँ की तरफ देखने लगी। कहने लगी कि बेटा, जो हुआ वो हमारा अंजाम है। हमने तुम्हारे पिताजी का दिल दुखाया था, तुम दोनों को अकेला छोड़ दिया और अपने लालच में सब कुछ खो दिया। आज हमारा घर भी नहीं रहा। मेरे बेटे भी अपनी पत्नियों के साथ अलग हो गए। मुझे कोई समझने वाला नहीं है। बेटी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम लोगों के साथ गलत किया, इसलिए हमारे साथ भी गलत हुआ,
और सुनील भी तुमसे माफ़ी मांगना चाहता है। वो अभी होश में नहीं है, लेकिन जो कुछ हुआ है उसने हमें तोड़ दिया है। मैंने माँ की तरफ देखा था जो खामोश बैठी हुई थी और उनसे कहा था कि पिताजी मेरे सपने में आए थे। उन्होंने कहा था कि इंसाफ ज़रूर होगा, बस अपना दिल सख्त मत करना। बुआ जी मेरे पैर पकड़ने की कोशिश कर रही थीं। मैंने जल्दी से उन्हें रोका। बुआ जी नहीं, बुआ जी ऐसा मत करो, हम रिश्ते निभाना चाहते थे, लेकिन आपने उसे कारोबार समझा, अब देर हो चुकी है। वो उठी और जाते हुए कहने लगी कि एक दिन सुनील भी तुमसे माफ़ी मांगने के लिए आएगा, तब भी तुम्हें इतनी ही हिम्मत दिखानी है और उसे भी माफ़ कर देना है। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया था। माँ ने धीरे से कहा कि बेटा, ये वक्त का पलटा है। तुम्हारे पिताजी की आत्मा को अब शांति मिल गई होगी। मैंने कहा कि माँ, पहली बार दिल में किसी बदले के बजाय इंसाफ का सुकून महसूस हुआ। सुबह के वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने चौंक कर दरवाज़ा खोला। माँ ने दरवाजे की तरफ देखा और मशीन रोक दी थी। सामने चाचा जी खड़े हुए थे। उनकी आंखों के नीचे सूजन थी, दाढ़ी बड़ी हुई थी, कपड़े गंदे थे, उनका सिर झुका हुआ था। उनके साथ उनका बड़ा बेटा भी था जो खामोशी से नज़र झुकाकर खड़ा हुआ था। उनकी आंखों में आज वह घमंड नहीं था जो हमेशा हुआ करता था। उन दोनों ने कहा कि क्या हम अंदर आ सकते हैं, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। माँ ने दरवाज़ा खोल दिया था। वो दोनों आंगन में आकर बैठ गए थे। उन दोनों की चेहरे पर मायूसी थी और आंखों में आंसू थे। उन्होंने धीरे से कहा कि आज हम तुमसे माफ़ी मांगने के लिए आए हैं। आज किसी जायदाद का हिसाब नहीं होगा। जो कुछ हमने किया, अगर कोई हमारे साथ करे तो शायद हम जिंदा नहीं होते। माँ खामोश खड़ी रही, सिर्फ सर झुकाकर सुन रही थी। मैं ज़मीन पर बैठकर कुछ फासले पर थी। चाचा जी से बात जारी रखी। वो कहने लगे कि हमने अपने ही भाई के साथ बहुत बुरा किया। उनकी बीमारी में उनका सहारा नहीं बने, उनकी जिंदगी में उनके दुश्मन बने रहे। उनकी मौत के बाद भी दिल में सख्ती रखी, लेकिन अब ऊपर वाले ने हमें ऐसा दुख दिया है जिसकी कभी माफ़ी भी नहीं हो सकती। चाचा जी के बेटे ने पहली बार सर उठाकर देखा था। कहने लगा कि मेरे भाई जलकर मर गए, हम कुछ नहीं कर सके, वो हमारी आंखों के सामने थे, यही हमारी सज़ा है। माँ की आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन जुबान खामोश थी। चाचा जी ने अपनी जेब से कुछ कागज़ निकाले और कहने लगे कि ये ज़मीन और दुकान के कागज़ है। भैया से मैंने जो कुछ लिया था मैं उसे वापस करने के लिए आया हूँ। सब कुछ तुम्हें दे रहा हूँ। ये मेरे भैया की मेहनत का हक है जो सिर्फ तुम दोनों का है। अब कोई दावा नहीं करेगा। मैंने कागज़ हाथ में लिए और एक एक करके चेक किया। सब कुछ असली हालत में था। वही ज़मीन, वही दुकानें जिस पर इन लोगों ने बरसों से कब्जा कर रखा था। चाचा ने दोनों हाथ जोड़कर कहा कि निवेदिता, हमें माफ़ कर दो। तुम्हारे पिताजी की आत्मा को शायद अब सुकून मिल जाएगा। अगर तुम हमें दिल से माफ़ करोगी तो हमें भी माफ़ी मिल जाएगी। हमें हमारे किए की सज़ा ऊपर वाला दे चुका है। अब हम सिर्फ तुम्हारी माफ़ी चाहते हैं। उन्होंने रो रो कर कहा था कि हमें माफ़ कर दो। मेरी माँ ने कहा कि सुनील, तुम मेरे पति के भाई हो, उन्होंने तुम्हें हमेशा अपना माना था। मैं तो तुमसे आज भी नफरत नहीं रखती, लेकिन ये फैसला मेरी बेटी का है, वही अब हमारा सहारा है। चाचा जी ने मेरी तरफ देखा था। कहने लगे कि बेटी, मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में गुस्सा है और होना भी चाहिए, लेकिन मैं तुम्हारे सामने झुक रहा हूँ। अगर तुम हमें माफ़ नहीं करोगी तो हम जिंदगी भर सर उठाकर नहीं जी सकेंगे। मेरे दिल में एक लम्हे को पिताजी का वही चेहरा आया था जो वो सपने में कह रहे थे कि अपने दिल को सख्त मत करना। मैंने कागज़ एक तरफ रखे और धीरे से कहा कि चाचा जी, अगर आप ये सब कुछ वक्त पर कर देते तो मेरे पिता की आखिरी सांसें शायद आज आसान हो जाती। मैंने अपनी आंखों से उन्हें तकलीफ में जिस वक्त आपने दरवाज़ा बंद कर दिया था, बुल्मा, मैं कभी नहीं भूल सकती। चाचा जी ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया था और कहने लगे कि मैं जानता हूं कि मैं अपनी भाई की मौत का जिम्मेदार हूं। मैंने गहरी सांस ली और कहा कि मैं आपको माफ़ नहीं कर सकती, अभी नहीं, लेकिन मेरे पिताजी की आत्मा मुझसे यही चाहती है कि मैं आपको माफ़ कर दूं तो शायद कर भी सकूं। अभी मैं सिर्फ इतना कह सकती हूं कि ये कागज़ रख लूं और ये तय कर लूं कि ये सब कुछ मेरा हक है। चाचा जी सर झुकाकर बैठे रहे, फिर धीरे से उठे और कहने लगे कि बेटी, मैं यही प्रार्थना करूंगा कि तुम मुझे माफ़ कर दो। वो दोनों वापस चले गए थे। वो शाम जिंदगी की एक नई शुरुआत जैसी थी। मेरे हाथ अब खाली नहीं थे, न कमज़ोर थे। मैं अपने पिता की सारी जायदाद के इकलौती वारिस थी। अब कोई हमसे यह हक
छीन नहीं सकता था। चाचा जी बार बार घर आ रहे थे कि हमें माफ़ कर दो। फिर एक दिन मैंने उन्हें माफ़ कर ही दिया और मेरे दिल का बोझ भी हल्का हो गया था। चाचा जी कहते थे कि मैं जीता हूँ लेकिन मुझे सुकून नहीं मिलता। तुम एक बार माफ़ कर दोगी तो शायद मेरे लिए आसानी हो जाएगी। माँ ने कहा कि बेटी माफ़ कर दो, तुम्हारे पिताजी ने भी तो कभी किसी से नफरत नहीं की थी, तो तुम भी कुछ ऐसा मत करो। मैंने अपनी माँ की बात मानकर चाचा जी को माफ़ कर दिया था और बुआ जी को भी। आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हुई हूँ और अपनी माँ का इकलौता सहारा हूँ। अब हमारी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हर दिन हर पल पिताजी की याद आती है। तो दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।